सुप्रभात प्यारे छात्रों। हिंदी की हमारी इस कक्षा में आज हम अपना अधूरा अध्याय लाख की चूड़ियाँ पढ़ने जा रहे हैं। लाख की चूड़ियाँ हमने पढ़ी, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि बदलू किस तरीके का है। वह व्यवहारिक भी है और वह जिद्दी भी है और उसको किसी चीज़ से चिढ़ भी है, और वह चीज़ है कांच की चूड़ियाँ। उसकी चिढ़ वो स्वाभाविक भी है, उसका जो एक नफ़रत है कांच की चूड़ियों से, उसके पीछे एक उसका डर है कि कांच की चूड़ी से उसका व्यवसाय ठप हो जाएगा, और कहीं ये डर उसका सही भी है। हमने पढ़ा कि लेखक किस तरीके से मामा के यहाँ जाता है, तो उसकी पहली चाहत लेखक की ये रहती है कि बदलू के पास मिलने जाए, घंटों उसको चूड़ियाँ बनाते देखे, और उसके पीछे कहीं लालच ये भी है कि इन सब के पीछे बदलू उनको लाख की छोटी छोटी गोलियां देगा, कलरफुल। इसी स्थिति में कुछ ऐसा होता है कि लेखक के पिता का स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र बाहर कहीं हो जाता है, दूर हो जाता है शहर से, और इस वजह से वो 7-8 साल तक अपने मामा के घर नहीं जा पाते हैं। यही सब चीज़ हम आज अपने चैप्टर में पढ़ेंगे। मैं बहुधा हर गर्मी में अपने मामा के यहाँ चला जाता था। 1 आध महीने वहाँ रख कर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता था। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। बदली होना यानी ट्रांसफ़र, स्थानांतरण, और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रही। रुचि यानी इंटरेस्ट, आकर्षण। रुचि यानी इंटरेस्ट होता है हमारा जो एक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, हर समय हम किसी चीज़ की तरफ आकर्षित होकर उसी के साथ अपना टाइम स्पेंड करें, उसी के साथ उसको देखते रहें। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। विरले यानी अनोखे और अनोखों से हम क्या मतलब निकालते हैं? कोई, यहाँ पर कोई का अर्थ है कि किसी हाथों में ही, बहुत कम लोगों के हाथों में, बहुत कम औरतों के हाथों में कोई विरली औरत होगी, कोई विशेष औरत होगी जिसके हाथ में मैंने लाख की चूड़ी देखी, वरना सबके हाथों में क्या था? कांच की चूड़ियां थी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर कलाई में घुस गई। उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। लेखक लगभग 8-10 सालों के बाद मामा के घर गए हैं, और अब वो बड़े हो गए हैं, तो उनका जो एक इंटरेस्ट था चूड़ियों में, वह लाख की गोलियों में, वह अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि बचपने की बातें हैं। ऐसी स्थिति में वो जब मामा के गांव गए तो भी 8-10 दिन निकल गए, लेकिन उसको बदलू की याद नहीं आई। लेकिन उसमें लेखक ने देखा कि गांव की प्रत्येक औरतें जो कि कांच की चूड़ियां पहने हुए घूम रही है, बहुत कम हाथों में उसे कहीं लाख की चूड़ी नजर आई। जब उसके मामा की लड़की गिर जाती है और कांच की चूड़ियां टूटकर उसकी ही कलाई में घुस जाती है और खून निकलता है, और उसकी मरहम पट्टी जब लेखक खुद करते हैं, तो उन्हें बदलू का ध्यान आता है। और बदलू का ध्यान आता है तो वो ये सोचते हैं कि मैं बदलू से मिलकर तो आऊँ, बहुत साल हो गए, और ऐसा सोचकर वो बदलू के यहाँ जाते हैं।
आइए इससे आगे हम देखते हैं। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। मैंने सोचा उससे मिल आऊं। अतः शाम को घूमते घूमते मैं उसके घर चला। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे खाट पर बैठा था। चबूतरा क्या होता है आपको पता है? चबूतरा यानी कि आपने अपने घरों में या घर के बाहर थोड़ी सी ऊंचाई पर जहाँ पर हम लोग बैठ सकें, घर के जस्ट बाहर ऐसी छोटी सी ऊपर पट्टी लगी हुई होती है पत्थर की, या जिस पर अक्सर हम बैठ जाते हैं घर के बाहर ही, उसको हम चबूतरा कहते हैं। तो वैसे ही नीम के नीचे चबूतरा बना हुआ है और बदलू उस पर एक खाट पर लेटा हुआ है। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। निहारता रहना यानी कि देखता रहना, देखता रहना। ठीक है। तो लेखक कह रहे हैं कि मैंने नमस्ते किया लेकिन बदलू ने मुझे पहचाना नहीं। वो हालांकि अब खाट पर उठ के जरूर बैठ गया लेकिन मुझे पहचाना नहीं। मुझे जो थोड़ी देर तक लगातार देखता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास में गोलियां बनवा के ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप था, मानो अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। स्मृति यानी यादों के, स्मृति यानी यादें, पुरानी यादें। ठीक है। तो बदलू क्या कर रहा है? जब लेखक ने अपना परिचय दिया तो लेखक ने अपना जब परिचय दिया तो उन्होंने तो भी वो उसे याद नहीं आया। और वह क्या कर रहा है कि जैसे उसका व्यवहार कैसा है, वह चुप है लेकिन उसका व्यवहार कैसा है कि वह चुपचाप देख रहा है, कुछ याद करने की कोशिश कर रहा है। और तभी वह एकदम से बोला, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए हो। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। जब लेखक कुछ याद कर रहा था तो उसे अचानक याद आ गया कि वह कौन है और तुरंत उसने उसी चिर परिचित अंदाज में अपने दिए हुए नाम के साथ लेखक से बात की कि लल्ला आओ बैठो, बहुत दिनों के बाद आए हो। कुछ देर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। दृष्टि यानी नज़र। न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, न ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते हो काका? मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीनी युग है ना लल्ला, आज सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। इसके पीछे बदलू का अपना एक दर्द झलकता है और कहीं ये बात बदलू की बातों से समझ में आती है कि वह भी जो समय चल रहा है उसके आगे कुछ घुटने टेक चुका है। इसलिए आज उसने कांच की चूड़ियों का नाम लेते हुए उसके चेहरे पर कोई गुस्सा, कोई दर्द नहीं है। दर्द तो है लेकिन वो एक गुस्सा नहीं है। वो वास्तविकता को समझ चुका है, स्वीकार कर चुका है। इसलिए जब लेखक ने देखा कि कोई किसी प्रकार की न तो मच्छियाँ वहाँ पड़ी है जिस पर बैठ के बदलू कांच की चूड़ियाँ बनाता था और न ही भट्टी है, तो उसने पूछ लिया, काका आजकल काम नहीं करते हो? तो अब वह कहते हैं कि नहीं बेटा, काम को छोड़े बहुत साल हो गए, क्योंकि गांव में क्या हो गया है, प्रचार हो गया है। किसका? कांच की चूड़ियों का प्रचार। यानी जहाँ पर मतलब किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा परिचय या फैलाव हो गया हो, सब जने उस चीज़ को जानने लग गए हों, उसे हम प्रचार कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा, चुनाव के समय एक प्रचार के लिए निकले हैं, यानी सबको बताने के लिए निकले हैं। तो किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ की जानकारी को सब तरफ फैलाना प्रचार कहलाता है। और फिर बदलू कहता है कि मशीन का युग है ना, हमारा युग मशीन का युग ही है। मशीनी युग यानी
जहाँ पर मशीन से सारा काम हो जाए। उसकी बातों में सीधी सी बात झलकती है कि वो ये कहता है कि खेत भी तो मशीन से जोते जाते हैं, यानी अब किसानों का काम भी हल्का हो गया है। किसान भी एक तरीके से क्या है, किसानों के खेतों में जो मजदूर काम करते थे, बड़े बड़े जमींदारों के खेतों में जो मजदूर काम करते थे, वो भी क्या है, बेरोजगार हो चुके हैं, क्योंकि खेत क्या होते हैं, मशीनों से जोत दिए जाते हैं। ठीक है। और फिर वह अपने उस चीज़ को स्वीकार करता है और ये कहता है कि जो सुंदरता कांच में है वह लाख में कहाँ संभव है। कि जो मशीन से चीज़ बनती है और उसमें जो एक सुंदरता आती है, हम देखते हैं एक जो फिनिशिंग होती है वह हाथ से बनने वाली चूड़ियों में नहीं होती है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। नाजुक यानी नाजुक यानी नाजुक यानी जो बिल्कुल नर्म हो, जो फटाफट टूट जाए। ठीक है, ऐसी चीज। लल्ला कहते कहते खांसी आ गई और वह बहुत देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। दमा यानी दमा का अर्थ होता है टीबी। आप लोगों ने टीबी रोग के बारे में तो सुना होगा ना, तो टीबी को हिंदी में कहते हैं दमा। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथों पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यह महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। जब लेखक को लगा कि इसको टीबी है, तो उसकी जो मन के भाव चल रहे हैं, देखने की बात है कि बदलू जो है वो चेहरे पढ़ लेता है। वो एक छोटा कारीगर है, शायद वो स्कूल भी नहीं गया होगा, गांव का व्यक्ति है, लेकिन वो चेहरे पढ़ने की क्षमताएं रखता है। तो जब लेखक को मन ही मन में सोचता है कि इसको टीबी की बीमारी है, तो बदलू उसे देखते ही समझ जाता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और इसलिए वह तुरंत कहता है कि दमा नहीं है मुझे, यानी टीबी नहीं है, फसली खांसी है। फसली खांसी फसली खांसी का अर्थ होता है ऋतु बदलने के साथ जो हमारे स्वास्थ्य में परिवर्तन होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जनवरी बसंत पंचमी के बाद जनवरी फरवरी में आपके आसपास बहुत ऐसे लोग होते हैं जिन्हें सर्दी खांसी हो जाती है, और वो दवाई लेते तो ठीक है, वरना उनकी बीमारी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जैसे जैसे मार्च महीना ख़त्म होता है, उनकी एलर्जी कहते हैं हम उसको, अपने आप ठीक होने लगती है। उसी तरीके से मौसम के साथ जो खांसी होती है, ऋतु बदलने से जो खांसी होती है और एक निश्चित समय अवधि तक चलती रहे, उसे हम फसली खांसी कहते हैं। मैं चुप रहा। मुझे लगा अंदर कोई बड़ी व्यथा छुपी है। मैं देर तक सोचता रहा। इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। लेखक जब बदलू ने अपनी बीमारी के बारे में बताकर फिर चुप हो गया। जो बदलू और लेखक जब पहले साथ बैठते थे तो लगातार बातें करते रहते थे, हंसी मजाक करते रहते थे, वहीं आज उनके बीच में बार बार चुप्पी सी आ रही है कि दोनों थोड़ा कुछ बोलते हैं फिर चुप हो जाते हैं। इसको देखकर लेखक को लग रहा है कि बदलू के अंदर बहुत कुछ व्यथा छुपी हुई है। व्यथा यानी पीड़ा। व्यथा का अर्थ क्या होता है? पीड़ा। और लेखक चुप रहकर ये सोचता है कि इस मशीनी युग ने कितनों के हाथ काट दिए। ठीक है ना। यहाँ पर हाथ काटने का अर्थ क्या है कि मतलब बेकार कर दिए लोगों को, बेकार। हम अपना काम, अपनी मेहनत किसके बल करते हैं? हाथों के बल पे करते हैं। और अगर हमारा काम ही नहीं रहे तो स्थिति क्या होती है? हम बेकार हो गए, यानी हमारी मेहनत करने का हमारा जरिया खत्म हो गया। तो ऐसी स्थिति को मुहावरे में कहा जा सकता है हाथ कट जाना। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। ठीक है, लेखक को जो ये शांति रह रही है दोनों के बीच में, वो अच्छी नहीं लग रही है। अब लेखक को फिर कोई बात शुरू करनी है, इसलिए वह क्या कहता है, आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा।
अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया। लहकना यानी खुश होकर, यानी कुछ उसके पास पुराना है जो अभी तक चल रहा है। उसने जो कहा उसका अर्थ यही है। यानी आम, जैसे लेखक ने पूछा कि आम की फसल कैसी है, तो बड़ा खुश हो जाता है। वो खुशी के मारे कहता है बहुत अच्छी फसल हो रही है आम की। और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लाला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी और मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना तो भूल ही गया था। ठीक है, मतलब वो खुश है और उसे तुरंत याद आता है कि पहले लेखक जो है बच्चा था तब वह आता था तो वह बहुत सारे आम उसको खिलाता था। और ये सोचते ही वह खुशी के मारे अपनी बेटी को आवाज़ लगाता है कि लल्ला को आम खिलाओ। ठीक है, और मेरी तरफ मुखातिब यानी मेरी तरफ देख कर बोला। मुखातिब का अर्थ क्या होता है? देख कर बोलना, मतलब जब हम किसी की ओर देख कर उसी से बात करें तो उसे मुखातिब करना कहते हैं। माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया। नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। लेखक क्या कहता है कि काका नहीं, आम तो इस साल मैंने बहुत सारे खाए। इसके पीछे लेखक ये कहना चाहता है कि आप किसी प्रकार का दुख महसूस न करें। मैं चुप हो गया था। मुझे वे दिन याद हो आए थे जब मेरे लिए वह मलाई बचा कर रखता था। लेखक को अपना बचपन बदलू के साथ बिताया हुआ एक पल याद आ रहा है और उसमें वो याद आ रहा है कि वह किस तरीके से मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। तो लेखक ने आगे की बात करी। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए, बेच दी। कहाँ से खिलाता? इस बात में फिर उसका दर्द झलका है और वो कहता है कि मेरे पास गाय को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था और यही कारण है कि मैंने 2 साल पहले उसको बेच दी। ये सुनकर भी लेखक को शायद दुख हुआ होगा। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। ठीक है, बखत का अर्थ होता है समय। ठीक है, जब वो गाय के बारे में बात कर रहे हैं तभी क्या होता है कि लेखक की बेटी आम ले आती है। और डलिया यानी टोकरी। डलिया का अर्थ क्या होता है? टोकरी। तो टोकरी भर के आम लेकर आती है। तो लेखक देखकर कहता है, अरे इतने आम मैं कैसे खा पाऊंगा? तो वो हंस पड़ता है, तुम तो शहर के हो, यानी शहर के व्यक्ति क्या है, कम खाते हैं। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो इससे ज़्यादा आम एक ही समय में खा जाता था। बखत का अर्थ यहाँ पर क्या है? समय। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे है, इस साल यह पेड़ तैयार हुआ है। लेखक क्या कह रहा है कि लेखक के लिए वह आम टालने के लिए कहता है बेटी को, और एक विशेष किस्म का जो आम का पेड़ लगाया है उसके आम देने के लिए कहता है। और वह अपनी बेटी को कहता है उसमें से 4-5 आम निकाल कर दे दें। रज्जू ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। अंजुरी यानी हमारे हाथ की हथेलियाँ। तो उसने अपनी हथेलियों के बीच में 4-5 आम लिए और लेखक की तरफ बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यह आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया और कहा शहर से ले आओ। लाख मैंने आपको जब पहले समझाया था तभी ये कहा था कि लाख हमारे जो पारंपरिक रीति रिवाजों से जुड़ा हुआ भी है। तो शादी में अक्सर लाख की चूड़ियाँ ली जाती हैं। तो ये जब लेखक आम ले रहा है उसकी बेटी से और हाथों में उसकी नज़र उसके हाथों पर जाती है तो लाख का चूड़ा उसने पहन रखा है, तो लेखक की आंखें ठिठक जाती है। वह कुछ सोचे उससे पहले ही बदलू उसकी आंखों से समझ जाता है कि लेखक लाख की चूड़ियों के बारे में सोच रहा है।
तो वह तुरंत उसे कहता है कि यह मेरा लास्ट बनाया हुआ जोड़ा है, आखिरी यानी लास्ट, कि मैंने ये आखिरी जोड़ा बनाया था। और कब बनाया था? जब जमींदार की बेटी का विवाह हुआ था, और वह मुझे 10 आने दे रहा था, यानी 10 पैसे दे रहा था इस जोड़े के। मतलब कहाँ बदलू शादी में वह एक एक जोड़े की मुंह मांगी कीमत लेता था। अपनी पत्नी के लिए कपड़े लेता था, खुद के लिए पगड़ी लेता था, अनाज लेता था, पैसे लेता था। और एक समय यह आया कि जमींदार सिर्फ 10 पैसे, यानी उसकी मेहनत जो लगी है वो भी नहीं, उससे भी कम में वो जोड़ा खरीदना चाहता है। तो जो पहले एक चीज़ बताई थी कि उत्सव के दौरान अगर उसे मुंह मांगा नहीं दिया जाता था तो वो नाराज होकर चला जाता था, तो उस समय भी बदलू ने वही किया। उसने तुरंत अपना जोड़ा उठाकर जमींदार साहब से कहा कि आप शहर से ले आना। यानी उसका जो वो एक स्वभावगत उसकी विशेषता थी उत्सव पर अधिक लेने की, वो उसने नहीं छोड़ी। उसने अपने सिद्धांत नहीं छोड़े, अपने उसूल ख़त्म नहीं किए, और वह जोड़ा ले आया। मैंने आम ले लिए, खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था जो कि आसानी से टूट जाए। ये अंतिम पंक्तियों में बदलू की जो विशेषता है वह बताई गई है कि लेखक बदलू हार कर भी नहीं हारा। बदलू हार गया था कांच की चूड़ियों के सामने। उसका धंधा, उसका व्यवसाय बिल्कुल ठप सा हो गया था, लेकिन फिर भी वह नहीं हारा। उसने जब जमींदार ने इतना कम मूल्य आंका और पैसा उसके घर की ज़रूरत थी, तो अगर कोई दूसरा होता तो वह चूड़ियाँ देकर पैसे ले लेता। लेकिन बदलू का जो सिद्धांत था वह सिद्धांत उसने कायम रखा, और परिस्थितियों के आगे घुटने न टेक कर अपनी चूड़ियाँ लेकर वो घर आ गया। इसी वजह से लेखक कह रहे हैं कि वह हार कर भी नहीं हारा, वह जीत गया है। उसका व्यक्तित्व, उसका जो अस्तित्व है वह कांच की चूड़ियों जैसा कमज़ोर नहीं है, वह जो कि आसानी से टूट जाए। यहाँ पर हमारा अध्याय ख़त्म होता है। मुझे यकीन है कि आपको ये अध्याय समझ में आया होगा। आप इसे एक बार अपने किताबें खोलकर पढ़ें। जो मैंने हार्ड वर्ड बता दिए हैं, इसके अलावा भी और कोई ऐसे शब्द हों जो आपको समझ में नहीं आए, उसे अंडरलाइन कर लीजिएगा और अपनी अगली कक्षा में मुझसे पूछिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।